अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है कभी, क्या ये तुमने कभी सोचा है, आपको पता है कि देश आज़ाद हुए 1947 में, तो इलेक्शन 1951 में क्यों शुरू हुए? मैं बताती हूँ। क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए लॉज ही नहीं थे। सच में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हुआ 26 जन 1950 को। फिर इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया, जो कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया, जो कि इलेक्ट हुए। फिर इलेक्शन करवाने के लिए रूल्स एंड बायलॉज बनाए गए, जिसको लीड कर रहे थे, जिसको बना रहे थे सुकुमार सेन, जो बने फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। हे एवरीबॉडी, मैं हूं देविका शुक्ला और आज की टॉपिक में हम वीडियो कवर करेंगे कि आज की डेट में इंडिया को सबसे बड़े और महंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कवर करने वाले हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओवर द टाइम वोटिंग करने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए, नए नए तरीके की प्रायोरिटीज को माध्यम रखा गया। वोटिंग करने के तरीके और प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुए, इसे समझाएंगे आपके लिए। और बस स्टोरी की तरह समझिए, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, आपको पता लगेगा। सुनते जाइए और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करते जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रही है। जैसे अभी के 2024 में देखा जाए तो 96.8 करोड़ लोग वोट करने वाले हैं, जिसे 96.8 करोड़ लोग वोटर इन इंडिया करने वाले हैं। आप वोट किए कि नहीं, देखते ही पता चल गया मुझे, आप बहुत समझदार हैं, वोट तो किया ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इलेक्टोरेट के हिसाब से जो यूएसए है वो 4 गुना ज़्यादा है इंडिया से, पाकिस्तान से 7 गुना है, यूके से 20 गुना है। तब भी और अब भी बड़े इलेक्शंस कंडक्ट करते आ रहे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट और सल्फेज बनाया गया ताकि वुमेन्स को राइट मिले वोट करने के लिए, और रिकॉग्नाइज किया गया कि वुमेन्स ही सबसे ज़्यादा ही वोटर में रही हैं, जिसमें से 2 प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वोटर लोग बहुत कम हो गए। जैसे कि 2 प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से एक थी पॉपुलेशन और दूसरी थी इलिटरेसी, मतलब अनएजुकेटेड लोग। अब 36 करोड़ के लोगों में 17 करोड़ लोग एलिजिबल थे वोटर के लिए। फिर फर्स्ट सेंसस आए, जिसमें 1951 में सबसे बड़े पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज फाइनलाइज करना था, जिसमें 1947 से 1951 की गठन हुई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली को गठन किया गया। तब तक 1947 से 1951 तक हमें रूल कौन किया होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं बताती हूँ। किंग जॉर्ज जो 6th थे वो रूल कर रहे थे, मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी तब के ज़माने में। और अब फिर नए नए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नए नए पॉलिटिक्स आने लगे, पार्टीज आने लगी। जो पार्टीज के सिंबल्स थे उनको डिज़ाइन किया गया। फिर बैलेट बॉक्सेस जो थे उन्हें डिसाइड किया गया। तब जाके हार और जीत के माध्यम से हमें नए इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये एक परफॉर्मा सेट किया गया। फिर आया ईवीएम मशीन। अब आप सोचेंगे कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है कि नहीं, तो इसको कवर अप करने के लिए एक बुक बनाई गई, द वर्डिक्ट, जिसमें ईवीएम को हैक करने से लेके पार्टी सिंबल से लेके डिजाइन अब तक कैसे चलती आ रही है और आगे भी कैसे चलेंगी, ये डाला गया है उसमें। फिर विन्स एंड लूज,
विन्स एंड लूज मतलब हार और जीत, जिसे डिसाइड करने के लिए ईवीएम मशीन रखी गई और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें लाई गई जिसे कभी नहीं खत्म कर दिया जा सकता है, ना ही अभी ना ही कभी और कभी भी नहीं किया जा सकता, जिसमें से 4 चीजें थी: फंडामेंटल राइट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसके सिस्टम्स। इससे ये चारों चीजों में सबसे मेन थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे। फिर आया फ्री एंड फेयर। फ्री मीन्स राइट टू वोट, फ्री में आया राइट टू वोट, राइट टू चूज। फिर सीक्रेट बैलेट मीन्स राइट टू वोट मतलब हर एक नागरिक वोट करने का अधिकार दिया गया, जिसमें से राइट टू चूज, अगर कोई वोटर है तो उसे चूज करने का अधिकार दिया गया। फ्रीली आज़ाद है वो चूज करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। फिर सीक्रेट बैलेट्स बनाए गए, जिसमें वोटर जो हैं वो आज़ाद हैं अपने बिना कोई अनुच्छेद किए गए किसी और की तरफ से। फेयर आया, फेयर चांस वोटर टू गिव मीन्स फेयर चांस दिया गया वोटर को चूज करने के लिए, चांस देने के लिए कि वो वोट करे। फिर सिक्योर वोट काउंटिंग मीन्स जो वोट काउंट्स होंगे वो सिक्योर किया गया। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए एक जजमेंट पास हुई थी, जो कि रायबरेली से इंदिरा गांधी, तब के ज़माने में 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी और उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में उनके सामने थे राजनारायण, जो कि राजनारायण ने बाद में चैलेंज किया था 1971 के इलेक्शन में कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज और ब्राइबरी का अनफेयर एडवांटेज लिया गया है इंदिरा गांधी ने, जिसके लिए इंदिरा गांधी की तरफ से एन पालखीवाला लड़ रहे थे और राजनारायण की तरफ से शांति भूषण, जो कि 12 जून 1975 को जजमेंट पास हुआ जगमोहन लाल सिन्हा की तरफ से इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के तरफ से इंदिरा गांधी को गिल्टी किया गया। अब भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 दिन में कोई भी इंदिरा गांधी की पोजीशन को खारिज कर दिया गया और 20 क्लास टू रिप्लेस हर फ्रॉम 20 डेज में रिप्लेस किया गया इंदिरा गांधी को। अब आप सोचेंगे कि इलेक्शन डेट कोई नहीं है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर बोलता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि जिसमें आया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स जैसे ही ये वोटिंग के डेट वो अनाउंस होते हैं, तब नए पार्टीज लोग जो होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो काम वो पहले नहीं करते वो काम वो फिर नए तरीके से और नए काम को उन लोग इन्वेंट कर देते हैं। तो नया रूल आया जिसमें बोला गया कि इलेक्शन के डेट आने के पहले, आने के बाद और रिजल्ट तक कोई भी नया काम नहीं किया जाएगा। ये नया रूल बनाया गया। फिर 1947 से लेके 1952 से लेके 2024 में 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस हमें देखने मिले। पहला कि 18 साल जो था, 18 साल के लोग ही 21 साल के लोग ही जो वोट दे सकते थे उन्हें कम करके 18 इयर्स किया गया। फिर दूसरा आया कि एक कैंडिडेट 10 जगह इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसे एक ही जगह का कैंडिडेटशिप मिला है तो वो एक ही जगह से लड़ सकता है। तीसरी चीज आई नन ऑफ द अबव मीन्स नोटा मीन्स अगर आपको कोई भी पार्टीज में कोई भी पार्टीज के नेता पसंद नहीं आ रहे तो आप नन ऑफ द अबव को चूज कर सकते हो फ्रीली, फेयरली। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई ऐसा जबरदस्ती है कि आप
वोटिंग खाली एक ही को दें या दूसरे को दें। आपको नहीं पसंद है तो आप नन ऑफ द अबाव को चूज कर सकते हैं। ये आपकी प्रायोरिटीज है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको। इलेक्शन के टाइप्स होते हैं लोकल लेवल, फिर आते हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। आज के लिए इतना ही। होप आपको सब समझ में आया होगा और वोट जरूर दीजिएगा।